नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग और देवभूमि डायलॉग में आज हम बात करेंगे हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के बारे में। खेती में कई आविष्कार हुए हैं, कई बदलाव हुए हैं, जरूरत के हिसाब से हमने नए नए प्रयोग किए हैं और उसी प्रयोग का नाम है हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, यानी पानी में खेती। ये खेती कैसे अलग है परंपरागत खेती से, इसके क्या फायदे हैं, आने वाले समय में इसे भविष्य की खेती क्यों कहा जा रहा है, क्यों देवभूमि उत्तराखंड का किसान या हमारा नौजवान भाई इस खेती को अपना स्वरोजगार का माध्यम बना सकता है, कैसे हम इस खेती को कर कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं, इस खेती में कितनी लागत आती है, इसके उत्पाद का बाजार क्या है और भविष्य में इस खेती के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। इन सब पर आज बात करने के लिए मेरे बहुत ही खास मेहमान मध्य प्रदेश रतलाम से अरविंद धाकड़ जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो धाकड़ फार्म चलाते हैं, हाइड्रोपोनिक फार्म चलाते हैं। उनसे आज हम तमाम जानकारियां लेंगे हाइड्रोपोनिक फार्मिंग को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका देवभूमि डायलॉग में और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जी सर, नमस्कार जी मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो हमारी परंपरागत खेती है उससे हाइड्रोपोनिक फार्मिंग अलग कैसे है। जी, आज हमारी जो परंपरागत खेती है उसमें कई तरह की समस्या हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहली समस्या कि हम लोगों ने बना दी है, हम लोग ज्यादा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डाल के आज हमने जो उसकी उर्वरकता शक्ति होती है ना, जिसको हम बोल सकते हैं उपजाऊपन, वो उपजाऊपन हम लोग आज खो चुके हैं। और ऑर्गेनिक खेती की बात की जाए तो हम लोग ऑर्गेनिक खेती को इतना ज्यादा अभी बना नहीं पा रहे हैं। तो और एक और समस्या ये बन रही है कि जनसंख्या वृद्धि। आज देखेंगे मुंबई की बात करें तो वहां पे मल्टी लेयर लोग रहते हैं, मतलब वहाँ 100 माला की भी बिल्डिंग है, क्योंकि जगह कम है इसलिए वो ऊपर रहते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को देख के हाइड्रोपोनिक खेती भी एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। जब हमारे पास जमीन कम हो जाएगी तो हम लोग खेती कहाँ करेंगे, तो उसका एक ऑप्शन है कि हम लोग वर्टिकल फार्मिंग करें, मतलब एक के ऊपर एक खेती करें। अब इस एक के ऊपर एक खेती करने के अंदर हम लोगों को मिट्टी की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है, और सारा समस्या आज मिट्टी से रिलेटेड था, तो हम लोगों ने पूरा मिट्टी को अवॉइड कर दिया। बिना मिट्टी के पानी के अंदर हम लोग न्यूट्रिशन डाल के ये खेती करते हैं। जी, साथ ही मैं ये जानना चाहता हूं कि बिल्कुल आपने सही कहा, ये खेती बिना मिट्टी की है और इसमें बालू कंकड़ का इस्तेमाल होता है। तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करते हैं। जी, हाइड्रोपोनिक खेती में बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, और खास करके पानी में की जाती है तो पानी को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पानी के कुछ पैरामीटर होते हैं और उसको समझ के उसको मेंटेन करके हम लोग ये खेती करते हैं। इसके अलावा हम लोग जिस लोकेशन पे ये खेती कर रहे हैं वहाँ का क्लाइमेट भी मायने रखता है। और आज ऐसी टेक्निक भी हो गई है कि हम लोग क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हैं, क्लाइमेट से विपरीत भी जाके काम कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी का बिल्कुल उपयोग नहीं है, प्रकृति से थोड़ा सा हटके, मतलब हम लोग टेम्परेचर मेंटेन करके भी काम कर सकते हैं इसके अंदर। तो जरा हमें बताइए कि अगर कोई हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करना चाहता है तो उसे किस बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या इसकी जरूरत है। हाँ सर, पहले तो कोई व्यक्ति यदि हाइड्रोपोनिक करना चाहता है तो वो दो उद्देश्य होते हैं आज, कि एक तो किचन गार्डन के हिसाब से कि वो अपना घर पे बालकनी में शो के तौर पे कुछ बिना मिट्टी के पौधे लगा ले, क्योंकि सिटियों में मिट्टी मिलती नहीं है, तो ये टेक्निक उनके लिए बहुत अच्छी है कि वो बिना मिट्टी के पाइप में खेती कर ले। और यदि कमर्शियली देखा जाए तो अपने इंडिया के अकॉर्डिंग ऐसी सिटी या ऐसी सिटी जहाँ बड़ी सिटियां हम बोल सकते हैं, जैसे बेंगलोर है, मुंबई है, दिल्ली है, ये जो बड़ी सिटियां होती है वहां पे हाइड्रोपोनिक खेती उनके की करेंगे तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि इस खेती में थोड़ा खर्चा ज्यादा होता है। और जिस हिसाब से खर्चा होता है उसके अकॉर्डिंग इसकी रिटर्न की बात की जाए तो हम लोग जो रेगुलर सब्जियां ग्रो करते हैं, धनिया पालक, इसमें इतना अच्छा रिटर्न नहीं आता है, तो हम लोगों को एक्सोटिक वेजिटेबल पे जाना पड़ता है। मतलब ब्रोकली होता है, लेटिस होता है, पार्सले होता है, केल होता है, ये जो एक्सोटिक वेजिटेबल होती है ये बड़ी सिटियों में चलता है। तो बड़ी सिटी के लिए ये हाइड्रोपोनिक खेती बहुत अच्छी है। पर यदि कोई किसान जो बड़ी सिटी में नहीं है, वो छोटी जगह है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, तो वो मार्केट समझ के इस खेती को कर सकता है, या फिर खुद मार्केट बना के इस खेती को कर सकता है। ओके, यानी ये माने कि जिसके पास जमीन नहीं है, अगर उसके पास छत है तो वो छत पे बहुत अच्छा हाइड्रोपोनिक फार्म का काम कर सकता है। जी जी, जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, और कोई किसान ऐसे भी होते हैं जैसे जमीनों के तो बंटवारे हो गए हैं, आज छोटे छोटे खेत हो गए हैं, तो छोटे खेत में यदि वो बड़ी सिटी या कोई मार्केट उसको मिल रहा है तो वो छोटे से खेत में वो
वर्टिकल फार्मिंग करके 10 गुना खेती कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी किसान के पास 2 बीघा जमीन है, तो वो 1 बीघा में अगर हाइड्रोपोनिक टेक्निक लगाएगा तो वो 10 बीघा की खेती कर सकता है, क्योंकि इसमें हम लोग जमीन का उपयोग नहीं करते, हम लोग वर्टिकल का उपयोग करते हैं, स्टेप बाय स्टेप का उपयोग करते हैं। ओके, थोड़ा ये बताइए जरूरत क्या क्या होती है, मतलब अगर आप वर्टिकल खड़ा करना चाहते हैं पूरा हाइड्रोपोनिक फार्म, उसमें क्या क्या जरूरत होती है? हाँ, हाइड्रोपोनिक वर्ड एक वर्ड है, पर ये बहुत सारी चीजों को मिल के बना हुआ है। मतलब इसमें हमको एक ग्रीन हाउस चाहिएगा। यहाँ पे ग्रीन हाउस 2 तरह के होते हैं, एक तो नेचुरल ग्रीन हाउस होता है और एक टेम्परेचर मेंटेन वाला होता है। तो नेचुरल, अगर हम लोग क्लाइमेट के साथ काम करना चाहते हैं, हम लोग शेड मतलब ऐसा काम करें कि मौसम के अकॉर्डिंग हम लोग क्रॉप लगाएंगे, तो हम लोग शेड नेट में काम करेंगे। यदि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग आउट ऑफ सीजन या नेचर के विपरीत काम करें या सीजन के आगे या पीछे काम करें, तो हम लोगों को पॉली हाउस बनाना पड़ेंगे। तो ये 2 तरह की चीजें होती है, एक तो नेचुरल या एक टेम्परेचर मेंटेन करके। तो हम लोगों को ओवरऑल पॉली हाउस या एक ग्रीन हाउस, एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जो प्रोटेक्ट करे हमारी क्रॉप को। इसके अलावा इसके अंदर पानी का फ्लो किया जाता है, तो पानी के फ्लो करने के लिए पूरा एक चैनल बनाया जाता है पाइप का। अब यहाँ पे पता है क्या होता है सर, बहुत सारी चीजें होती है, मतलब प्लांट के अकॉर्डिंग सिस्टम बनते हैं। अब प्लांट कई तरह के होते हैं, प्लांट के बारे में अपन एक छोटी सी बात कर लेते हैं। ऐसे पौधे जिनकी हाइट आधा फीट या 1 फीट की होती है, वो छोटे पौधे होते हैं। तो जी। छोटे पौधों को हम वर्टिकल ले जा सकते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। जैसे एक कमरा है, उसके अंदर छोटी छोटी चीजें अपन बहुत सारी रख सकते हैं। पर यदि हमारे बड़े बड़े पौधे मतलब टमाटो, कैप्सिकम या बेल वर्गी जो भी क्रॉप, तो उनको हम लोगों को सेटअप उसके लिए दूसरा बनाना पड़ेगा, उसके लिए हॉरिजेंटल सेटअप बनाना पड़ेगा। तो सेटअप बनाने के लिए पाइप यूज होते हैं, कुछ लोग ग्रो बैग में भी लगाते हैं, कुछ बकेट में भी लगाते हैं। पर इन सबका टारगेट ये रहता है कि बिना मिट्टी के खेती, इसमें मिट्टी का बिल्कुल उपयोग नहीं होता है। कुछ कोकोपीट, कुछ क्ले बॉल्स या रिवर रॉक्स या ऐसी वर्मिकोलाइट, परलाइट, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, उसका उपयोग करके ये खेती की जाती है। तो ये क्या बाजार में आसानी से उपलब्ध है जो रॉ मटेरियल हमको चाहिए? सर, जब हम लोगों ने आज से 7 साल पहले हाइड्रोपोनिक चालू किया था, तब इसके बारे में बिल्कुल भी यहाँ पे नॉलेज नहीं था, या चीजों की बात की जाए तो बिल्कुल इसमें नहीं था। पर आज अगर अपन हाइड्रोपोनिक को देखते हैं, तो हाइड्रोपोनिक बहुत ज्यादा मतलब इंडिया में फैल गया है, और आज सारी चीजें अवेलेबल है इजी वे में। ओके, थोड़ा आप लोग जब हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करते हैं तो आप ज्यादा उत्पादन काहे का करते हैं, मतलब कौन कौन सी सब्जियां, सैलेड, क्या क्या लगाते हैं आप? जैसा कि मैंने सर बताया आपको कि हमको मार्केट को देख के हाइड्रोपोनिक में खेती करना है। मतलब हम लोगों को हाइड्रोपोनिक बनाना, वो एक कॉन्सेप्ट, वो सिंपल कॉन्सेप्ट है, पर हम लोग उसमें क्या क्रॉप लगाएंगे वो डिपेंड करेगा आपके मार्केट के ऊपर। तो हमारा जो मार्केट है, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छा होता है, मतलब स्ट्रॉबेरी की डिमांड बहुत अच्छी होती है, तो हम लोग स्ट्रॉबेरी पे पूरा फोकस करते हैं। इसके अलावा हमारे नियरेस्ट इंदौर सिटी है, इंदौर में लेटेस वगैरह की कुछ डिमांड आती है, ज्यादा डिमांड तो नहीं होती पर कुछ डिमांड आती है, तो वहाँ पे हम लोग लेटेस वहाँ के लिए ग्रो करते हैं। पर हमारे लोकल के लिए हम लोग स्ट्रॉबेरी ग्रो करते हैं। ओके, आप तो देवभूमि उत्तराखंड में आए हैं, तो जैसे हमारा पर्यटन प्रदेश है, तो आपको क्या लगता है हमारे यहाँ क्या फ्यूचर हो सकता है हाइड्रोपोनिक का? सर, जैसा उत्तराखंड हम लोगों ने देखा है, और उत्तराखंड हमारी फेवरेट जगह है समझिए, और वहाँ पे जमीन की बड़ी समस्या है, वहाँ पूरे पहाड़ है। तो हम लोगों ने वहाँ पे ये भी देखा है कि वो सीढ़ीदार खेती करते हैं। तो उन सीढ़ीदार खेती के अंदर पर्यटकों को टारगेट करके या उनको लेके हम लोग वहाँ पे फ्रूट क्रॉप की अगर बात की जाए, तो स्ट्रॉबेरी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, वहां पे हम लोग स्ट्रॉबेरी ग्रो कर सकते हैं। और एक शॉर्ट ड्यूरेशन में स्ट्रॉबेरी बहुत जल्दी हार्वेस्ट देती है, और वहां पे टेम्परेचर भी अच्छा है, मतलब वहां का जो क्लाइमेटिकल देखा जाए, तो वहां पे हम लोग स्ट्रॉबेरी के पौधे को लंबे समय तक ग्रो करके प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो स्ट्रॉबेरी, देन यदि कोई अच्छी जगह है जैसे देहरादून है, या कोई अच्छी बड़ी जगह जहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं या पर्यटक आते हैं, तो वहां पे एक्सोटिक वेजिटेबल का भी चलन होता है, तो उसको भी हम लोग लगा सकते हैं। ओके, अभी तो एक्सोटिक वेजिटेबल जिनकी आप बात करें वो बाहर से लेते हैं हम। जी हाँ सर, ऐसा ही होता है। अभी एक्सोटिक वेजिटेबल बाहर से आता है, पर अभी आने वाले टाइम में हाइड्रोपोनिक का जैसे हमारे पास जिस टाइप से रिस्पांस आ रहा है ना, तो विद इन 2 या 3 साल में हाइड्रोपोनिक बहुत सारा कवर कर लेगा, और एक्सोटिक वेजिटेबल सब जगह मिलने लग जाएगी। अच्छा, ये बताइए, एक सामान्य आदमी अगर छोटा प्लांट लगाना चाहता है हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का, उसको कितनी समझ होनी चाहिए और उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, हाइड्रोपोनिक में सर कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको लेके ये काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। सबसे पहले तो हम लोगों को जो पानी ले रहे हैं उसका पीएच, उसका टीडीएस मेंटेन होना चाहिए। देन जो हम लोग प्लांट लगा रहे हैं, उस प्लांट को क्या न्यूट्रिशन चाहिए इसकी पूरी जानकारी होना चाहिए, बिना उसके वो हाइड्रोपोनिक नहीं कर पाएंगे। हर प्लांट की थोड़ी सी खुराक चेंज हो सकती है, बाकी 16-17 तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, उनको समझ
करके हाइड्रोपोनिक की शुरुआत कर सकते हैं। ये न्यूट्रिशन किस किस तरह के होते हैं? न्यूट्रिशन सर किसी भी प्लांट को अच्छे से ग्रो होने के लिए, प्रोडक्शन के लिए, ये समझिए फ्लावरिंग के लिए, हर बात के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। तो ये 16 तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स बोले तो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों को प्लांट को देना पड़ेगा, तब जाके हम लोग एक अच्छा सा प्लांट ग्रो कर पाएंगे। ये सारे न्यूट्रिशन जमीन में थे किसी टाइम, पर आज ये न्यूट्रिशन की कमी आ गई है, तो हम लोग उसको हाइड्रोपोनिक में लेके आए और सारी न्यूट्रिशन जड़ों के माध्यम से, पानी के माध्यम से हम उसकी जड़ों को देते हैं, जिससे हमारा पौधा अच्छे से ग्रो कर पाता है। जो उत्पाद निकलता है हाइड्रोपोनिक से, मैंने सुना है, जैसे कि मैं कुछ पढ़ रहा था कि अगर जिसमें आप सॉइल एग्रीकल्चर की बात करें, अगर हम जी। औसत पर एकड़ की देखें, अगर सलाद का पत्ता आग उगा रहे हैं और 9 से 10 टन होता है, तो ये 50 हाँ टन से ऊपर चला जाता है। स्ट्रॉबेरी 20 से हाँ 25 जी। टन, और अगर हम हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की बात करें 50 टन हो जाता है। अगर हम खीरा जी। लगाते हैं वो 15 से 20 टन हमारा सॉइल एग्रीकल्चर में होता है, और यहाँ 200 टन से ज्यादा हो जाता है। यानी एक तरह से हाँ उत्पादकता और उत्पादन के मामले में हाइड्रोपोनिक खेती का कोई मुकाबला नहीं है। सही बात है, स्वाभाविक बात है। हम लोग यहाँ पे सर प्रोडक्शन बढ़ता है नंबर ऑफ प्लांट से, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ पाती। जैसे कोई प्लांट हमने लगाया, उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी 5 किलो है, तो हम लोग हाइड्रोपोनिक में लगा के नंबर ऑफ प्लांट बढ़ा के उसका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, और कुछ टेम्परेचर मेंटेन रहता है, प्रोटेक्ट रहता है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी प्लांट की लाइफ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो 5 किलो की जगह 7 या 8 किलो तक दे देता है। पर ऐसा नहीं होता कि वो 5 किलो का 50 किलो दे देगा, ऐसा नहीं होता है। नहीं, जो आप कह रहे हैं कि टेम्परेचर मेंटेन, वो कैसे करते हैं आप? हाँ, उसके लिए सर क्या होता है कि जो प्रोटेक्ट कल्टीवेशन में हम लोग जो पोलियोस की बात करते हैं, तो ये पूरा कवर्ड रहता है। इसमें अंदर की हवा बाहर और बाहर की हवा अंदर नहीं आ पाती। इसमें कुछ फैन पैड लगे रहते हैं, मतलब जैसा कूलर में होते हैं ना, उस टाइप से फैन पैड लगे रहते हैं, फोगर लगे रहते हैं। उसके माध्यम से ये 15 से 16 डिग्री टेम्परेचर को डाउन कर देता है। साथ ही मैंने ये सुना है कि पानी का एफिशिएंट यूज, 90% तक पानी बचा लेते हैं हम, जी। अगर हम सॉइल एग्रीकल्चर की हाँ बात करें तो। सही बात है क्या? हाँ हाँ जी जी, बराबर आपका कहना सही है। जैसे जमीन में जो खेती की जाती है, उसमें तो बहुत पानी चलाना पड़ता है। ड्रिप इरिगेशन भी एक आया कि जिसमें पानी कम चाहिए, पर उसमें भी बहुत पानी लगता है। पर हाइड्रोपोनिक में पानी का रिसाइकल यूज होता है, मतलब हम लोग जो एक बार पौधे को पानी दे देते हैं, वही पानी वापस साइकिल होकर वापस पानी उस पौधे को जाता है। मतलब एक टैंक बनाया जाता है जिसमें सारा पानी ग्रेविटी के माध्यम से हम लोग वापस कलेक्ट करते हैं, और मोटर के माध्यम से वापस ऊपर वाले चैनल में सप्लाई करते हैं। मतलब पानी का रोटेशन होता है, और बहुत कम पानी के अंदर हम लोग बहुत अच्छा बड़ा काम कर लेते हैं। अच्छा, टेस्ट की अगर हम बात करें, जो हाइड्रोपोनिक के उत्पाद है उसके टेस्ट के बारे में बताइए। ये सॉइल एग्रीकल्चर से जो उत्पाद निकलते हैं उससे ज़्यादा टेस्टी हैं, या टेस्ट में कोई अलग तरह का अंतर है? इतना डिफरेंस तो नहीं होता है, पर जो अपन सॉइल से जो प्रोडक्शन लेते हैं उसका और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। यदि हम लीफी प्लांट की बात की जाए तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस तो आएगा। पर जैसे हम लोग कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे हम लोग पालक खाते हैं, पालक से हमको फेरस मिलता है, तो हम लोग, हमारे पास ये पता पड़ गया कि इसमें फेरस अगर हम ऐड करेंगे तो कुछ और रिस्पांस आएगा। तो जैसे लीफी प्लांट में पालक यदि हम लगाते हैं और न्यूट्रिशन हमारे हाथ में है, सारी चीजें हम लोगों को करना है, तो हम लोग उसमें थोड़ा फेरस ऐड करते हैं, तो हमको एक अच्छा सा रिस्पांस मिलता है, मतलब उसका स्वाद मिलता है। ओके, जब लागत की बात आती है तो थोड़ा सा बताइए, कितने से स्टार्ट हो सकता है ये? यदि बड़ी सिटी है, जैसे मैंने बताया, बड़ी सिटी के लिए वाइबल है हाइड्रोपोनिक, छोटी सिटी के लिए नहीं हो पाता है। पर बड़ी सिटी है तो शुरुआत 5,000 स्क्वायर फीट से चालू कर सकते हैं। फिर इसकी डिमांड को देखते हुए एक आध साल या 6 महीने में आप इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं। सारा खेल मार्केट का है, मार्केट में क्या बिकता है क्या नहीं बिकता है उसको समझ के ही काम करना पड़ता है। जो सॉइल एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं और जो हाइड्रोपोनिक के प्रोडक्ट हैं, क्या उनके प्राइसेस में भी अंतर है, यानी दाम में भी अंतर है? सर दाम में अंतर नहीं है। यदि हम लोग हाइड्रोपोनिक टेक्निक से कोई क्रॉप लेके मंडी में जाएंगे, तो मंडी में हाइड्रोपोनिक टेक्निक की क्रॉप और जमीन की क्रॉप में कोई अंतर नहीं होगा। पर अब यहाँ पे पता है क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों को मार्केट भी थोड़ा सा अलग करना पड़ता है। मतलब हम लोगों को कोशिश करें कि मंडी में माल ना बेचें, और एक नया कॉन्सेप्ट लेके होम डिलीवरी, ऑनलाइन परचेसिंग वाला जो सिस्टम होता है उसका होकर उपयोग करेंगे, तो फिर अच्छा रिस्पांस मिलेगा। नहीं तो मंडी में इस क्रॉप की कोई वैल्यू नहीं। जो पालक किसान लेके आया वही पालक आप भी लेके गए, पर वहां पे उसको ये नहीं देखेंगे कि ये हाइड्रोपोनिक से आया तो इसके रेट अच्छे मिलेंगे। वहां वो इस चीज को वो नहीं समझ पाएंगे, हम समझेंगे वो नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, ये हाइड्रोपोनिक का जो उत्पाद निकलता है, इसको हम जैविक उत्पाद कह सकते हैं?
इसको जैविक उत्पाद तो नहीं कह सकते, एक तरह से सेल्फ कल्टीवेशन हो सकता है। मतलब अब यहाँ पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात आती है। हम लोग जो न्यूट्रिशन देते हैं वो हमारी बॉडी को भी बहुत जरूरत होती है, बिना उसके हम भी नहीं रह सकते। और वैसे ही कोई भी प्लांट का स्ट्रक्चर आप देखेंगे ना, वो भी बिना न्यूट्रिशन के नहीं होता है। तो ये जो लोगों का भ्रम होता है कि यार इसमें हम वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिशन डाल रहे हैं, तो वो न्यूट्रिशन है, उससे कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान की यदि बात की जाए तो हम लोग इस टेक्निक में पेस्टिसाइड का बिल्कुल उपयोग नहीं करते हैं। अच्छा, हमें पेस्टिसाइड्स की तब ज़रूरत पड़ती है जब कोई कीड़ा लग जाए या कुछ बीमारी आ जाए। हाँ। हाइड्रोपोनिक में भी ये हो सकता है क्या? जी जी, अगर हमने कोई प्लांट ग्रो किया है तो स्वाभाविक बात है वो इंसेक्ट तो आते ही है, पर हम लोगों ने उस प्लांट को प्रोटेक्ट में किया है। मतलब एक ग्रीन हाउस में या ऐसा प्रोटेक्ट कल्टीवेशन तरीके से जो करा है ना, तो वहां पे इंसेक्ट आने का परसेंटेज कम हो जाता है। मतलब 50 से 60% हम लोग बच जाते हैं इंसेक्ट से, पर इंसेक्ट तो आते हैं। तो उन इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग ऑर्गेनिक तरीके अपनाते हैं। मतलब आज मार्केट में बहुत सारी ऑर्गेनिक चीजें हैं, उनका यदि हम लोग स्प्रे करेंगे तो हमारा प्लांट भी सेफ रहेगा और उसको खाने वाला भी सेफ रहेगा। अच्छा, आप जो उत्पाद उगाते हैं, मैं आपका अनुभव पूछ रहा हूं, आपका अनुभव हाइड्रोपोनिक करने का कैसा रहा? सर, हम लोगों ने सबसे पहले हाइड्रोपोनिक इजराइल में देखा था, और वहीं से इसकी जानकारी और पूरा नॉलेज लेके हम लोगों ने 2015 में हाइड्रोपोनिक की शुरुआत करी थी। और वहां से अभी तक हम लोग हाइड्रोपोनिक पे काम कर रहे हैं। ये हमारा मध्य प्रदेश का पहला हाइड्रोपोनिक था, और आने वाले टाइम में इसकी बहुत डिमांड आने वाली है, और हम लोगों को पता पड़ रहा है कि कैसे डिमांड आने वाली है। और जमीन की खेती से तो हम लोगों को इसमें काम करना अच्छा लगता है। एक जमीन में तो बहुत सारी समस्या है, वीड उगते हैं, लेबर ज्यादा लगती है, और पानी भी ज्यादा लगता है। फिर टेम्परेचर, मौसम, बहुत सारी चीजें को लेके अगर क्रॉप लगाते हैं तो आज किसान जानता है उसकी हालत क्या होती है। तो इसमें इतनी समस्या नहीं आती, एक अकेला व्यक्ति इसको बड़ा बड़ा फार्म को मैनेज कर सकता है। आप कह रहे हैं एक सिंगल व्यक्ति हैंडल कर सकता है एक बड़े फार्म को हाइड्रोपोनिक के। जी जी। अब हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेगा कि अगर हम शुरुआत करना चाहे तो मिनिमम कितना पैसा हमारे पास होना चाहिए? हाँ, शुरुआत करना चाहें तो सर लगभग अगर बिगनर व्यक्ति है तो हमारा तो यही सजेशन रहता है कि पहले उस चीज को थोड़ा प्रैक्टिस में लेके आए, मतलब सीखे उसको। अभी हम लोगों ने ये देखा है कि लोगों ने हाइड्रोपोनिक देखा, इसमें इतना इनकम होता है, और खड़े कर दिया हाइड्रोपोनिक सेटअप, और उसमें क्या होता है कि उनको इसकी एबीसीडी नहीं पता, वो सिस्टम खत्म हो जाता है। तो पहले सीखना पड़ता है। सीखने के लिए आप 2000-3000 स्क्वायर फीट से भी चालू कर सकते हैं, और थोड़ा स्पेस ज्यादा है और कुछ अच्छा ऐसा लगता है तो आप थोड़ा बड़ा स्तर से 5000 स्क्वायर फीट से भी चालू कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग तो ये बोलते हैं कि 50-100 पौधे लगा के बालकनी में लगा के भी सीख सकते हैं आप। 2 महीना 3 महीना उस पर काम करिए, और फिर मार्केट समझ के बड़ा काम करिए। नहीं तो फिर वही बात आ गई, कितना पैसा मिनिमम मान के चले आदमी के पॉकेट में होना चाहिए? हाँ, लगभग इसमें 20 से 25 लाख रुपए तो होना चाहिए एक छोटी शुरुआत के लिए। 20 से 25 लाख रुपए? हाँ हाँ, लगभग 5000 स्क्वायर फीट के लिए। लगभग 5000 स्क्वायर फीट के लिए। और कोई छोटा अपने किचन गार्डन के रूप में या घर में शुरू करना चाहे? हाँ, यदि कोई बालकनी में किचन गार्डन में चालू करना चाहे, जैसे अभी हाइड्रोपोनिक में अधिकतर किचन गार्डन वाले लोग हैं, तो वो 5000 से शुरुआत कर सकता है, 10,000 से शुरुआत कर सकता है। मतलब वो 50 पौधे से और 100 पौधे से शुरुआत कर सकता है। और यदि वो थोड़ी सी स्पेस ज्यादा है, लगभग 10 बाई 20 का भी कोई ऐसा लोकेशन है, तो वो लगभग 3 से 4 सदस्य की आराम से वहां पर सब्जियां ग्रो कर सकता है। और कितना पैसा लगेगा? लगभग 25 से 30,000 रुपए। 25 से 30,000 रुपए अपने घरेलू जो सब्जियां हैं, फल हैं, उसके लिए हम किचन गार्डन शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, शुरुआत कर सकते हैं। थोड़ा ट्रेनिंग के बारे में बताइए ना, कि अगर कोई युवा साथी हमारा ट्रेनिंग करना चाहता है, कहाँ कहाँ इसके अवसर मिल सकते हैं उसे? हाँ, अभी हाइड्रोपोनिक का ट्रेनिंग के लिए अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग ट्रेनिंग लेके गए हैं, उन्होंने भी बहुत सारा ट्रेनिंग चालू कर दिया है। तो आप नेट पर सर्च करेंगे, बहुत सारे लोग ट्रेनिंग मिलेगी, आपको जानकारी मिलेगी। और यदि हमारी बात की जाए तो हम लोग तो दे ही रहे हैं ऑलरेडी। हमारे पास 2-3 तरह के शेड्यूल होते हैं, उसमें हम लोग काम कर ही रहे हैं। तो आपको लगता है कि उत्तराखंड के लिए अगर छोटे पैमाने पे काम किया जाए तो ये फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है, और जो एग्जॉटिक वेजिटेबल्स की आपने बात की, यहाँ पर ज्यादा लोग डिमांड करते हैं? जी
हाँ सर, उत्तराखंड के लिए हाइड्रोपोनिक बहुत अच्छी लोकेशन हो सकती है, और होना भी चाहिए। जैसे वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं तो वहाँ के जो छोटे किसान हैं या कोई व्यक्ति है, वो उसको हाइड्रोपोनिक टेक्निक से जो बाहर से आप लेटेस्ट खरीदते हैं वो वहीं पे ग्रो करिए। और वहाँ पे थोड़ा चैलेंज की बात की जाए ना, टेम्परेचर वगैरह का ऐसा चैलेंज वहाँ पे नहीं आएगा, तो वहाँ पे कम लागत में एक अच्छा प्रोडक्शन आप ले सकते हैं, ओके, और छोटी सी जगह से शुरुआत कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें लागत ज्यादा लगती है लेकिन उसके बाद का खर्चा कम है। यस, इसमें एक बार लागत ज्यादा लगती है, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। कोई चीज आपने बड़ी परचेस कर ली, उसके बाद उसमें ज्यादा लागत नहीं लगती। उसमें आपको फिर बीज लगेगा, न्यूट्रिशन लगेगा, और थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी और आपकी मेहनत, बस यही लगेगा। और अगर आपने कोई अच्छा सेटअप खड़ा करा है, मतलब अच्छी कंपनी के पाइप खरीदे हैं, स्ट्रक्चर बनाया है, तो ये 12 से 15 साल तक आराम से चल जाएगा। तो उसकी लाइफ क्या होती है अगर देखा जाए तो? जो स्ट्रक्चर आपने खड़ा किया उसकी कितनी लाइफ होती है? सर 12 से 15 साल। 12 से 15 साल। अच्छा, चूंकि आप मध्य जी। प्रदेश से आते हैं तो वहाँ क्या कोई सरकारी योजना भी है जो सब्सिडाइज करती है अगर इस तरह के फार्मर्स हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर की तरफ रुख करते हैं? सर अभी मध्य प्रदेश में ऐसी कोई योजना नहीं है, पर हमारे जो एपीडा के अधिकारी लोग हैं डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने हमारा स्ट्रॉबेरी प्रोजेक्ट पसंद किया, और वो उन्होंने उसके लोन के लिए उसको करा है। उनकी जो भी एपीडा की गाइडलाइन है उसमें उन्होंने प्रेजेंट किया है इस चीज को, पूरा प्रोजेक्ट समझ के। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि ये भविष्य की खेती है। हाँ जी, बराबर, ये भविष्य की खेती है, और आने वाले टाइम में इसको लोगों को करना चाहिए। और अब आज की जो समस्या है, हम देख रहे हैं पेस्टिसाइड वाली सब्जियां खा रहे हैं, आपकी मजबूरी ही खाना, क्या खाएंगे इसके अलावा। तो ये एक इतना बढ़िया विकल्प है कि आप अपने घर में ही ग्रो करिए। और अपना जो टाइम, अपन बोलते हैं टाइम नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ये टाइम थोड़ा उधर यूज करिए, तो उससे क्या होगा, दोनों मतलब घर की सब्जियां भी ग्रो कर पाएंगे, और आप जो मोबाइल में टाइम वेस्ट करते हैं वो भी बच जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, आपने बहुत बुनियादी जानकारी दी। और मैं समझता हूँ उत्तराखंड के जो हमारे भाई लोग हैं, जो लोग चाहते हैं आने वाले समय में वो हाइड्रोपोनिक पे हाथ आजमाना चाहते हैं, उनके लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर भविष्य में ज़रूरत पड़ी तो अरविंद जी हम फिर आपका सहयोग लेंगे। और कुल मिलाकर देवभूमि डायलॉग का की यही कोशिश है कि अगर जो साथी या घर के लोग अपनी छत में किचन गार्डन के तौर पे सब्जियां उगाना चाहते हैं, फल उगाना चाहते हैं, या कुछ कमर्शियल खेती करना चाहते हैं, तो हाइड्रोपोनिक भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद धाकड़ जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का नमस्कार।